दुनिया यह समझना चाहती है कि आफ्टर ऑल भारत और रूस के बीच ऐसा क्या है जिसके चलते ये किसी का भी कनेक्शन जो है ना वो चेक कर लेते हैं। इंडिया में तेल मंगाने वाली कंपनियों को अगर जान ले तो इनमें नाम निकल कर आता है रिलायंस का। रिलायंस इंडिया की वो कंपनी है जो कि फरवरी के अंदर जनवरी की तुलना में ज्यादा तेल मंगाई है, यानी फरवरी में इसने ऑयल इंपोर्ट और बढ़ा दिया, 1 मिलियन बैरल ऑयल ज्यादा मंगाया है। IOCL हो, BPCL हो और नायरा हो। साथियों यहां पर एक नाम आपको देखना चाहिए, दैट इज नायरा। यही आज की कहानी का सेंट्रल आइडिया है। नायरा ने ही ऑयल हमसे यानी इंडिया में रहते हुए इंपोर्ट किया। आप में से हो सकता है कुछ लोग नायरा के बारे में ना जानते हो, मैं आज बताऊंगा आपको नायरा की कहानी क्या है। इसके साथ साथ HMEL ये कंपनियां हैं जिन्होंने यहां पर ऑयल मंगाया है। ये कारण लगता है ऐसा कि चीन को छोड़कर भारत के प्रति प्रेम ज्यादा दिखाता है रूस। चलिए पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन क्या है मेरे प्यारे साथियों? असल में रूस से चलकर जब तेल समुद्र के माध्यम से इंडिया पहुंचता है तो उसे पहुंचने में औसत समय 35 दिन का लगता है, जबकि चीन पहुंचने में समय 40 से 45 दिन का लगता है। तो ये पहला पॉइंट देखिए, ये वो आंसर दे रहा हूं मैं आपको जो कहीं पर भी रिटर्न में नहीं मिलेंगे। बस न्यूज में ब्लूमबर्ग में यह लिख दिया कि चीन की तुलना में भारत को प्रेफर क्यों करता है। हम तो आंसर खोज के निकाल दिए हैं पूरा यूपीएससी पैटर्न पर कि यह कारण है। नंबर 1, अगर टैंकर रूस से चलता है और रूस के पश्चिमी बंदरगाहों से तेल लेकर निकलता है तो चीन पहुंचने में 40 से 45 दिन लगते हैं, इंडिया में 35 दिन लगते हैं। अचानक कई लोगों का ज्योग्राफी दिमाग में दौड़ने लगेगा, मैपिंग आने लगेगी। सर एक बात बताओ, सुनकर ऐसा लग रहा है आपने हमें कहा था कि रूस तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत है। पूर्व में जहां वो एक और पैसिफिक ओशियन में है, पश्चिम में वो एक और अटलांटिक ओशियन में है। तो पैसिफिक ओशियन का अगर हम मैप देखें तो वो तो बिल्कुल नीचे की दक्षिण में ही चीन उसके बैठा हुआ है, धड़ाम से तेल भेज सकता है। 45 दिन क्यों लगेंगे? आइए जवाब देते हैं। क्योंकि ऑयल का जो उत्पादन है वो आर्कटिक सी वाली साइड होता है, रूस के पश्चिम वाली तरफ होता है। आइए मैं आपको मैप से दिखाता हूं। यहां आपके सामने मैप रखा हुआ है, इस मैप को समझिए। यह रूस का विस्तृत मैप है। ऑयल जो निकल रहा है वो असल में निकलकर साथियों मरमास्क करके जो स्थान है यहां से आता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट से अंदर एंट्री करिए, मेडिटेरेनियन सी के अंदर घुसते गए, मेडिटेरेनियन सी से यहां पर आए स्वेज कैनाल, ये रहा स्वेज कैनाल, यहां से एंट्री कर गए रेड सी, रेड सी से बाबे मंडल, बाबे मंडल से इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से पहुंच करके कोचीन बेस पर तो हमारा तेल पहुंच गया। चाइना के लिए यह तेल नीचे से होकर गया, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए इनके किंगजाओ नामक स्थान पर पहुंचा। असल मायने में तेल आता यहां से होकर यूं है। आप में से कुछ बाल कलाकार कहेंगे कि सर तेल तो चाइना चाहे तो रशिया जो है वो यहीं से भी इसको दे सकता है, क्योंकि तेल का तो रूट ये भी बहुत नजदीक है। सर यो की यो टिका दे, रशिया ऊपर ही तो है, यहां से ऊपर से नीचे ही डाल दे। अरे तो तेल यहां थोड़ी पैदा हो रहा है, तेल यहां पैदा हो रहा है। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे लेकिन सर तेल को यूं चला के ट्रेन से यो भेज दे, यूं चला के पाइपलाइन से यो भेज दे। अरे आप तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन चीजें तो वही की जाती हैं जो कन्वीनियंट होती हैं, सस्ती होती हैं। हां, इस क्षेत्र में रूस के द्वारा गैस का उत्पादन होता है और वो जो गैस का उत्पादन है ना वो इसके द्वारा चाइना को भेजा जाता है। पावर ऑफ साइबेरिया के नाम से एक गैस पाइपलाइन है जो यहां पर भेजी जाती है। कहने का मतलब समझिएगा, यहां पर रूस जो है वो चीन को ऑलरेडी पावर ऑफ साइबेरिया के नाम से, ये देखिएगा यहां पर गैस भेजता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गैस भेजने का काम तो इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको यहां पर जो बात बता रहा हूं वो क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये है साथियों कि ये जो चीज है ये मैंने आपको दिखा दी। पावर ऑफ साइबेरिया गैस तो आ रही है, बिजली आ रही है, सब कुछ है। पावर ऑफ ट्रांस साइबेरिया नाम से पाइपलाइन भी है, लेकिन ऑयल जो है ना वो इसके पश्चिमी किनारे पर ही उत्पादित होता है जहां से ये कार्य हो रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साथियों, पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूपीएससी का आंसर बन रहा हो। पहला आंसर मैंने डिस्टेंस का दे दिया, अब दूसरा आंसर सुनते हैं साहब। ये बहुत बड़ा आंसर है। बहुत बड़ा आंसर क्या है? असल में चीन के अंदर कोई भी रशियन कंपनी नहीं है जिसने ऑयल के अंदर पार्टनरशिप कर रखी हो, लेकिन इंडिया के अंदर यहां बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि इंडिया में
रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है रोजानेफ्ट, जो ऑयल कंपनी है, वो इंडिया में अपनी हिस्सेदारी रखती है नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13%। आप इधर देख सकते हैं, नायरा एनर्जी लिमिटेड 49.13% की हिस्सेदारी, जिसके कारण भारत में रूसी कंपनी खुद ऐसे काम कर रही है जैसे उसका देश काम करता हो। यानी इंडिया में रूसी कंपनी नायरा अपने यहां पर स्थापित है, रोजानेफ्ट का शेयर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत का ये जो गल्फ ऑफ खंबात वाला हिस्सा है, यहां पर ये जो हजीरा आपको दिख रहा है, यहां पर रोजानेफ्ट ने नायरा के अंदर 1.67 मिलियन टन पर मंथ रिफाइनरी का काम शुरू कर दिया है। यहां इतना ऑयल रिफाइन होगा, और तो और ये काम अगले महीने से ही रिफाइन होने का शुरू होने वाला है। ये तो बहुत पहले खरीद ली गई थी जगह, यहां पर पूरे महीने रिफाइनरी का काम चला है और अब तेल यहां पर रिफाइन होने वाला है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है, गुजरात के अंदर जहां एक और जामनगर जैसी रिफाइनरी है, वहीं पर अब हजीरा के अंदर नायरा की रिफाइनरी जो खुलने जा रही है, जो कि रशियन रिफाइनरी है, इंडिया के पार्टनरशिप में खुल रही है। अब तो वो अपने जगह की तरह उसे ट्रीट करेगा, और जब ट्रीट करेगा तो ऑयल तो मिलेगा ही। आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में। जामनगर के अंदर जो रिलायंस की रिफाइनरी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी कैपेसिटी पर प्रति बैरल की अगर जानकारी, स्टैटिका की जानकारी अगर सही है, तो उसके अनुसार आप यहां पर आंकड़ा पढ़ लें। एक बार में तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,40,000 बैरल प्रतिदिन रिफाइन करने की कैपेसिटी रखने वाली रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है, जो इंडिया के पास है। तो वो उतनी ही स्पीड से तेल मंगा रही है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। पहला, दूरी बहुत है। दूसरा, इंडिया के अंदर तो रशियन कंपनी रोजानेफ्ट, जो कि बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, उसकी खुद की पार्टनरशिप है, तो तेल खरीदेगा ही। अब तीसरा पॉइंट सुन लीजिए सर जी। तीसरा पॉइंट क्या है? हमारे पास जेम्स बॉन्ड है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हैं सर? अरे गजब, कुछ भी। अरे ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा अखबार थोड़ी है, ग्लोबल टाइम्स है, ये चीनी अखबार है। चीनी अखबार की कटिंग देखिए आप, जून 9, 2022 की। व्हाई डिड जयशंकर स्पीच सडनली बिकेम पॉपुलर इन चाइना? चाइना के अंदर जयशंकर का भाषण, डॉक्टर जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका भाषण चर्चित कौन सा हो, कैसे हो गया? कौन सा भाषण? अरे ये वाला जो दिया था भाई साहब, वेस्टर्न वर्ल्ड को वेस्ट में ही बैठकर इंडिया ने भाषण दिया था कि क्या हम तेल खरीदते हैं उसी से युद्ध होता है। नंबर 1, ये मतलब परमानेंट स्टेटमेंट हो गया इंडिया की तरफ से, मतलब ये ऐसा तीर सा चलाया है ना। I'm partly reacting to the previous observation. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe. ये लाइन मुझे ऐसी पसंद है ना, इसके ऊपर निबंध लिखने में आ जाए ना, मजा आ जाए। यूरोप फील्स की उसकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। इस मानसिकता से यूरोप को बाहर आना पड़ेगा। कोई इतना शांत मुंह से ऐसी बातें बोल देना तो भाई साहब दिल गदगद हो जाता है। ये डायलॉग फेमस हो गया कहां पर? यूरोप फील्स की इट्स प्रॉब्लम इज दी वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। भाई साहब, यह बात चाइना में फेमस हो गया। मतलब चाइना खुद मानता है कि डिप्लोमेसी में इंडिया ने इन दिनों गजब काम किया है, और इस काम के चलते ही यह बात सेट है। डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन अपनी बातें इतना मुखर होकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं रख पाया जितना अच्छे से इंडिया ने रखा। इंडिया ने दुनिया को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने का काम किया। अब चाइना अमेरिका से डरता क्यों है, जबकि पता है दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, एक दिन और बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अमेरिका इंडिया का चाह करके भी कुछ बुरा नहीं कर पा रहा है। अमेरिका पहले इंडिया का खूब बुरा करके देख चुका है। परमाणु हथियार परीक्षण जब हमने किए थे तब खूब सैंक्शन इंडिया पर लगाए थे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में चाइना क्यों डरता है? चाइना के डरने की बहुत बड़ी वजह है साथियों। क्या? चाइना का लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर जितनी इंडिया की जीडीपी है ना, इतना पैसा डूब जाएगा यदि चाइना पर सैंक्शन लग गए अमेरिका के। आप पूछेंगे, आप खोपड़ी खुजा लेंगे, क्या बात कर रहे हो, इंडिया के बराबर जीडीपी एक बार में डूब जाएगी? हमने कहा हां। ऐसा कैसे? चाइना वालों ने कभी सोचा नहीं था
कि अमेरिका ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। असल मायने में चाइना ने अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना कर दिया, अरे कितना कर दिया, $1 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने, $971 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने अमेरिका के डेट के वो खरीदे हुए हैं, ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड का मतलब एक तरह से इन्होंने वो कागज खरीद रखे हैं जिनको देकर अमेरिका इन्हें पैसे दे देगा। मतलब चाइना ने अमेरिका को कर्जा दे रखा है। और आपको पता है सैंक्शन लगते ही अमेरिका की जो सबसे शानदार चीज है, मतलब अमेरिका ने एक बहुत बढ़िया गेम खेला है, सैंक्शन लगाओ, सामने वाले का पैसा जब्त कर लो। बेचारे वो तालिबानी रो रहे हैं, बंदूक लेकर के हुलाला किया तो था उन्होंने, पर रह गए धरे हुए, उनका पैसा अमेरिका दबा के बैठ गया। अमेरिका की कोर्ट तक कह रही है पैसा दे दो, कह रहे हैं हम सुनाई नहीं देता, क्या कह रहे हो आप लोग, हम डेमोक्रेटिक हैं। ऐसे ही चाइना वाले जो हैं इनका पैसा डूब जाएगा अगर अमेरिका ने इन पर सैंक्शन लगा दिए। अमेरिका तो ताक में बैठा है, बेटा तुम्हारा एक बार काम हुआ और हमने तुम्हारा पैसा खाया। अब ऐसा स्थिति में चाइना डरता है कि भाई इनसे पंगा मत लो, सैंक्शन लग गया तो बुरे निपटेंगे। ठीक है, यह हमने तीसरा पॉइंट आपको दे दिया। अब चलते चौथे पॉइंट पर, क्या कारण है जिसके कारण रूस की पसंद है भारत ना कि चीन? इसके पीछे का चौथा कारण, It's not for me to speak to another country's foreign policy, but अमेरिका खुद ये कहता है हम जानते हैं कि इंडिया की ऊर्जा आवश्यकताएं क्या हैं, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इंडिया कैसे करेगा, ये हम उसकी इज्जत करते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि इंडिया का रूस के साथ जो प्यार है ना वो एक अलग लेवल का है। और सबसे अंदर की बात यह है कि अमेरिका की नीयत रही है कि जो दूसरा उठ रहा है उसका दुश्मन खड़ा करो। रूस उठ रहा था, यूक्रेन का साथ दे दिया। चाइना उठ रहा है, इंडिया का साथ दे दो। इंडिया उठेगा, पाकिस्तान का साथ दे दो। ये दुश्मन खड़े करता है। इंडिया इस बात को अच्छे से समझता है कि तुम बेटा हम समझते हो मौके परस्त हो। आप सोचो ना, नवंबर के अंदर यहां की ट्रेजरी मंत्री इंडिया आई थी, इन्होंने कहा इंडिया चाहे जितना तेल खरीद सकता है रशिया से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हां बस ये है हम जो प्राइस कैप लगाएं उसके अंदर ही खरीदना। मतलब ऐसा क्या कारण है जिसके चलते रूस इंडिया को प्रेफर करता है चीन के कंपैरिजन में? चीन का डर आपने देखा, चीन के द्वारा जो सेफ गार्ड खेला गया वो आपने देखा। अब रूस का भी लालच देख लीजिए कि इंडिया के प्रति उसका क्या लालच है कि इंडिया को किसी भी हाल में तेल पहुंचाओ, जितने दाम पर मांगे पहुंचाओ। आज हमारी ऑयल कंपनियां फायदे में चल रही हैं। हमारे देश में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से महंगाई नहीं बढ़ी, दुनिया का हर देश महंगाई से त्रस्त रह लिया, इंडिया साइड में होकर निकल लिया। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि ना केवल तेल बल्कि इंडिया का भविष्य में जो डिफेंस के सेक्टर में कदम उठाना है, जिसके चलते भारत भविष्य के अंदर इंपोर्ट करने वाला है 1.93 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट। रूस चाहता है कि उन डिफेंस इक्विपमेंट के लिए कहीं ऐसा ना हो मुझसे दूरी अमेरिका के प्रति नजदीकी ले आए, इसलिए मैं ज्यादा तेल इंडिया को दूंगा। उधर अमेरिका कहता है अरे तेल जलाओगे फूंक दोगे, असली कमाई तो वेपन में है, मुझसे वेपन ले लो। इंडिया ने एक हाथ से ना धागा ढीला छोड़ रखा है, कह रखा है इसको लपक लेना, तेल पर बीच में मत आना, मैं डिफेंस डील दूंगा, बांट बांट के दूंगा, भर भर के ले जाना। इंडिया ने अभी रोटियां डाली थी थोड़े दिन पहले, अमेरिका को ले खुश रह, लाख नौकरियां तेरे यहां आ गई, ले भाई यूके वाले खुश रहो, 1000-10,000 नौकरियां तुम्हारे भी आ गई, फ्रांस वालों ये पकड़ो, हमने अभी टाटा से डील करवाई थी जिसकी सबसे तालियां बजवाई थी। ऐसे ही हमारे पास में रशिया चलकर आया था, सर हमसे सुखोई सुपर जेट बनवा लो, 100 लोगों को लेकर उड़ेंगे, हमारे साथ आ जाओ। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन से जाकर के दुनिया के देशों को चुपके से कान में यह बोल दिया है कि सुनो देखो भीड़ हमारे यहां है ज्यादा, ट्रोल कर दिया तो खत्म हो जाओगे। मुसीबत यह है कि तुम लोग ना तेल पर कुछ मत बोलो, हम व्यापार से देखो तेल से पैसा बचाएंगे, उसको अपनी सुरक्षा पर खर्च करेंगे, अपने और डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे, तुम लोग तब आ जाना, मोस्ट वेलकम रहेगा। इससे उन्हें लगा कि यार भाई साहब लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, दोनों ही बातें हो गई। इंडिया मान भी गया, इंडिया नहीं भी माना, सब खुश हो गए। यानी कि इकलौती ऐसी चीज, जैसे कहते हैं ना राज्य सरकारें शराब बेचकर शराबियों को खुश रखती हैं, तो स्कूलें खोल करके
जनता को खुश रखती हैं। ये ऐसा फैसला था जो दुनिया को इंडिया ने दिया। इंडिया ने कहा तेल के लफड़े में मत फंसो, मैं कुछ और ऑफर देता हूं। ये ऑफर इनको समझ में आ गया। इसी कारण से तो रशिया और अमेरिका सब इंडिया के चक्कर काट रहे हैं, इंडिया को रुझाने में लगे हुए हैं। हमने इस पर सेशन, लेकिन ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इतने सारे लोग इस समय तत्कालीन रूप से लाइव हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।